व्हाट कम्स इनटू माइंड जब आप साइबर क्राइम की बात करते हैं? तो साइबर क्राइम क्या है? जब लोगों को कैसे समझाया जाए? जी जब साइबर क्राइम की हम बात करते हैं तो साइबर क्राइम्स वो क्राइम्स हैं जो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कमिट किए जाते हैं। हम्म, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल होती है, मैग्नेटिक डिवाइस इस्तेमाल होती है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को हम्म, थ्रू डाटा जो है उसके थ्रू ये जो ऑफेंसेस हैं सही। ये कमिट किए जाते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। सही। इसको हम साइबर क्राइम्स कहते अब मैं ये समझना चाहूँगा कि कुछ आप एग्जांपल्स ऐसी दें, जैसे अगर हम बात करें, मैं हैं। जी आपसे वन बाय वन अगर पूछूं। एक तो हो गया फेक प्रोफाइलिंग। आप जी किसी की प्रोफाइल जो है उसको कॉपी करके एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं, उसके नाम से लोगों को मैसेज करते हैं या रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक तो ये समझ में आते, इसके अंदर एक आप किसी की आइडेंटिटी ही चोरी कर लेते हैं, वो आप हैकिंग के ज़रिए करते हैं। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि इसके बारे में समझाएं कि इसके लिए क्या सज़ा है और किस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और क्या अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया है, जो इसका विक्टिम है, किसी की आइडेंटिटी चोरी कर ली गया, उसका अकाउंट ही चोरी कर लिया गया, तो वो क्या कर सकता है? जी, ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की और बड़ी डिस्ट्रेसिंग मोमेंट्स होते हैं हम्म। जब आपको पता चलता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है उसको चोरी कर लिया गया है, हम्म। और कोई जो है वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो आप ही है, हम्म। और आपके अकाउंट से आपका वो सोशल मीडिया का अकाउंट हो सकता है, हम्म। आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, हम्म। उसके थ्रू वो प्रिटेंड करके हम्म। जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो कर रहा होता है। देखिए, आपका तो पूरा डाटा ही उसके पास चला गया ना। जी बिल्कुल। आप तो किसी तरह से सिक्योर ही नहीं है। आपका पर्सनल डाटा, आपकी यस। शनाख्त उसके पास है, आपके मतलब वो आपके बिहाफ पे कुछ भी कर सकता है। तो ये तो बड़ी सीरियस बात हो जाती है। तो इस हवाले से एफआईए कितनी हद तक सीरियस है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन का ज़रूर बताइएगा, क्या प्रोसीजर है, वो कैसे कंप्लेंट कर दायर कर सकता है, और किस हद तक सज़ा हो सकती है इस शख्स को? जी, मैं बताता हूँ जी। इसमें देखें जो ये जो क्राइम है इसको टैकल करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, हम्म। वो वजूद में आता है, और एक कम्प्रिहेंसिव लॉ है हम्म। जो इसको देखता है। अगर कोई हम्म। शख्स किसी की आइडेंटिटी चोरी कर लेता है और हम्म। उसके थ्रू जो है वो इलीगल गेन्स जो हैं वो हासिल करने की कोशिश करता है, तो ये लॉ हरकत में आता है। सही। और यही लॉ हमें बताता है कि हमने जो अपनी शिकायत है, जो रेमेडी है इसकी, हम्म। वो एफआईए के पास लेके जानी है। सही। एफआईए ने उसके लिए एफआईए साइबर क्राइम विंग की बनाया हुआ है। जी। आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, आप हम्म। फिज़िकली वहाँ जा सकते हैं, हम्म। आप थ्रू टेलीफ़ोन उनको बता सकते हैं, हम्म। आप थ्रू ईमेल उनको बता सकते हैं। उनकी सही। एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, हम्म। आप उसके उस पे जाके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं कि मेरे सही। साथ ये मसला दरपेश है। सही। और आप उसके साथ एक रिक्वेस्ट भी डालते हैं ठीक। कि ये जो अकाउंट है, ये जो आइडेंटिटी है, ये हम्म। फ़ेक है, हम्म। मैंने इसको सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट कर दिया है, हम्म। ये उसका एविडेंस है, हम्म। लिहाजा इसके रिलेटेड जितना मटेरियल ऑनलाइन मौजूद है हम्म। आप इसको रिमूव कर दें। अच्छा। एफआईए के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस मटेरियल को वो रिमूव कर सकते हैं, उस शख्स सही। को ब्लॉक कर सकते हैं, हम्म। और उसके जो डेटा है उस तक वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अच्छा। यस, ताकि उसको जो करार वाक़ई सज़ा है हम्म। वो दिलवाई जा सके। अच्छा, आपने बड़ा इंफॉर्मेटिव ये पॉइंट बताया। मैं चाहूँगा कि आप ये भी ज़रूर गाइड कीजिएगा कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स की, जी तो अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स डिजिटल क्राइम में बहुत ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रॉड्स होते हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ओटीपी है, क्योंकि देखिए, अब डिजिटलाइजेशन की वजह से शॉपिंग, कोविड के बाद आपको पता है ज़्यादातर रुझान लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ है। तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है, आप चीज़ें ऑर्डर करते हैं या कोई भी चीज़ अब इंटरनेशनली ऑर्डर करते हैं या विदिन पाकिस्तान आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, तो आपको वो जनरेट, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ओटीपी लाजमी देना पड़ता है। ये ओटीपी किस हद तक सिक्योर है, और इसमें किस हद तक आप ये समझते हैं कि ये आपका डाटा लीक होने के खतरात मौजूद हैं? देखिए, जो साइबर क्रिमिनल है वो बहुत स्मार्ट है, हम्म। और वन टाइम जो है पासवर्ड है जिसे हम ओटीपी हम्म। कहते हैं, वो आपकी एक प्रोटेक्शन लेयर है। हम्म। जब आप कोई अपने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से या क्योंकि किसी बैंक तो देखे ना आदिल साहब, बैंक सर तो 1 मिनट के अंदर ये बात कहकर अपनी जान छुड़वा लेता है कि जी आपने अपना डाटा किसी को खुद से नहीं देना। जी लेकिन एक शख्स, देखें, जो आम यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं बैंक्स के, लोगों का पैसा उनका बैंक उसका ज़ामिन होता है।
लेकिन जब बैंक ये बात कह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाता है कि जी आपने अपना पर्सनल डेटा शेयर किया, तो जब ट्रांजैक्शन का वे ऑफ ट्रांजैक्शन ही उनको ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करनी है, तो फिर किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। देखिए, अगर सब यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना वो टू वे है। अब अपना जो डेटा है वो बैंक को देते हैं, बैंक से वो डेटा जो है समहाउ चोरी हो जाता है, चुरा लिया जाता है। मैं एक अकाउंट ओपन करता हूँ, वो जो मेरा अकाउंट है वो बैंक के किसी इनसाइडर से मिलके या फिर बैंक उसको किसी थर्ड पार्टी को देता है कि एनालिसिस करे कि हमने इसको क्रेडिट कार्ड देना है, इस अकाउंट होल्डर को ये गाड़ी देनी है, ये फैसिलिटीज़ हमने इसको एडवांस करनी है, ये नहीं करनी। वहाँ से वो डाटा सर चोरी हो जाता है। सही। यहाँ तक जो जिम्मेदारी है वो बैंक की है। ठीक। अब डाटा चोरी करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो मेरा डाटा तो उन्होंने चोरी कर लिया, अब वो डाटा रेलिवेंट वेबसाइट पे ऐप के अंदर डाल देते हैं, वहाँ पे उनको ओटीपी चाहिए होता है। सही। वहाँ से जब वो रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं किसी ट्रांजैक्शन की, तो ओटीपी जो है वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या मेरे ईमेल पर मौसूल होगा जी। अब वो ओटीपी जो है उसके लिए मुझे स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस की होती हैं बैंक ने, बार बार मैसेज भेज के भी उसने मुझे बताया होता है कि आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। सही। मैं वहाँ गलती करता हूँ बतौर विक्टिम, मैं वो ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड जो है वो शेयर कर देता हूँ। सही। और जो ट्रांजैक्शन क्रिमिनल करने की कोशिश करते हैं वो हो जाती है। नहीं, जब आप ओटीपी को वहाँ पर बैंक, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और जब उसके लिए आपको ओटीपी आता है, मौसूल होता है, जब आप उस ओटीपी को उस ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आप गलती करते हैं या जब आपको कोई कॉल आए और आप उसको अपना ओटीपी बताएं? जी अगर साहब, इस संबंध में अर्ज़ ये है कि जब तक मैं ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा मेरा ओटीपी सिक्योर है। मतलब आप जब आप वेबसाइट पर या उस प्लेटफॉर्म पर वो ओटीपी डालते हैं वहाँ पर आप सिक्योर हैं? यस, वहाँ से आप वहाँ से मेरा ओटीपी चोरी नहीं होता। उसका एक तरीका है जी वहाँ से चोरी करने का। वो क्रिमिनल्स ये करते हैं कि वो फिशिंग ईमेल डालते हैं आपको, उसको फिशिंग कहते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं स्पूफिंग और फिशिंग के ज़रिए कि ये बैंक की ही वेबसाइट है। जब मैं यूआरएल डालता हूँ तो वो सिमिलर यूआरएल होता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने बैंक की वेबसाइट को ओपन कर लिया। ठीक। वहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल्स डालता हूँ। सही। और वहाँ से मेरा पासवर्ड चोरी हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं चाहूँगा कि आप और भी जो फाइनेंशियल क्राइम्स की साइबर क्राइम में आते हैं उसको भी ज़रूर एलाबोरेट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम चाहेंगे कॉलर ऐड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरवा है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। 5 महीने पहले एक स्कीम चली थी, मुझे अखबारों में भी उसके ऐड चले थे कि जो बिजनेस इनकम सपोर्ट है उसमें आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। तो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर था उस पर भेजना था। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है तो मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर उस पर भेज दिया था, लेकिन तब मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद तकरीबन अभी 1 हफ्ते पहले मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे मोबाइल पे कि 8171 पे जो आपने मैसेज भेजा था उसमें आपका नाम सिलेक्ट हो गया और 12,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए आपको मिल जाएंगे। जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि आप अपना आईडी कार्ड की कॉपी सेंड करें। मैंने उनको वो भी कर दी, मुझे सही लगा था उस टाइम कि शायद ये बंदा सच बोल रहा है। उसके बाद इन्होंने मुझे दूसरी कॉल की कि आप हमें 2,000 रुपये का बैलेंस करवा दें और जैज़ कैश करवा दें, तो फिर हम आपको ना बाकी के जो 12,000 है ना वो आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि ये टैक्स वगैरह कटौती होती है तो इसलिए आपको 2,000 सेंड करने। सही। ये आपके साथ जो कुछ भी हुआ, अदील साहब मैं चाहूँगा कि आप इसका ज़रूर जवाब दीजिए। ये वही जैसे हमने बात की कि आपका डाटा ले लेते हैं आप इसमें, क्योंकि फिर बैंक बाद में आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो इस हवाले से इनके पास क्या रेमेडी है? अगर साहब, देयर इज़ अ मैक्सिम इन द लॉ, इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। इसे हम मुश्तरी होशियार बाश। तो आपको विजिलेंट रहना पड़ता है। और ये बड़ा पुराना क्राइम है, ये आज से नहीं है, बहुत सालों से ये लोगों के साथ हो रहा है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए आपको कॉल आती है, आपसे आपका डाटा लेते हैं और बाद में आपसे पैसे टोर के तो निकल जाते हैं। ये आज तो दुनिया बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। ये ठगों के ज़माने से चीज़ें चलती आ रही हैं। आपको इंड्यूस कर लेते हैं और आपको ट्रैप करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी कर लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वंस अगेन कहूँगा कि पहली जो ज़िम्मेदारी है वो यूज़र की है, तो अपनी इन्फॉर्मेशन को कीमती जानते हुए जैसे वो अपनी दीगर एसेट्स की हिफाजत करता है, इसकी भी हिफाजत करे। और किसी स्ट्रेंजर के साथ कभी भी अगर उसने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो उसको पहले वो अपनी 3-4 लेयर्स बनाए सिक्योरिटी की, उसको देखने के बाद ही वो उससे कोई कम्युनिकेशन करे। बहरहाल
सारा ठीक सारा ओनस जो है वो हम विक्टिम पे भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो हमारे अदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि जो लोग थ्रू टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक मींस ये फ्रॉड कमिट कर रहे हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाए और उनको पकड़ा जाए और कानून के अंदर जो सज़ा उनकी मौजूद है वो वहाँ तक उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। अदील साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया।